हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टुगेदर वी विल में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट का भाग 1। सबसे पहले पढ़ेंगे अम्लों के बारे में। अम्ल तथा क्षारकों के बारे में आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। आपने अपने आसपास या घर में कभी न कभी किसी को यह कहते ज़रूर सुना होगा कि आज ज़्यादा खाना खा लिया जिससे एसिडिटी हो गई। अगर मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूं जैसे नींबू पानी, सिरका, इनो, बेकिंग सोडा, तो आप उन्हें क्या पीने की सलाह देंगे इनमें से जिससे उनकी एसिडिटी कम हो जाए? एसिडिटी यानी अम्लता को कम करने के लिए हम क्षारकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम यह पहले भी जान चुके हैं कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। इनके इसी गुण का उपयोग करके हम एसिडिटी को कम कर सकते हैं। अब इनो या सोडा वाटर या बेकिंग सोडा जो है क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए अगर हम एसिडिटी होने पर इनका सेवन करते हैं तो एसिडिटी कम हो जाती है और व्यक्ति को राहत मिलती है। हम यह भी जानते हैं कि भोजन का कड़वा या खट्टा स्वाद उनमें उपस्थित क्षारक या अम्ल के कारण होता है। आइए आज हम अम्लों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। वे पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्लों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एसिटिक अम्ल CH3COOH। अम्लों के ये सूत्र आपको याद भी होने चाहिए। जब किसी अम्ल का जलीय विलयन लिया जाता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये HCl है, तो ये अपने आयनों यानी कि H+ और Cl- में विभक्त हो जाता है। तो ऐसे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देंगे उन्हें हम कहेंगे अम्ल। अम्लों की इन प्रॉपर्टीज़ को आप पहले से भी जानते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर क्या है इसके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। और साथ ही एक बात और कि अम्ल का pH मान हमेशा 7 से कम होता है। pH मान क्या है इसे भी हम आने वाले स्लाइड्स में समझेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। विभिन्न भोज्य पदार्थों से हमें विभिन्न प्रकार के अम्ल प्राप्त होते हैं। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, दही में होता है लैक्टिक अम्ल, नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। जितने भी संतरा प्रजाति के फल होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। यहाँ तक कि चींटी का जो डंक होता है, जब चींटी हमें काटती है तो भी हमें जलन या दर्द होता है। चींटी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। और एक पौधा है शाकीय पौधा नेटल, इसके डंक में भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं क्षारकों के बारे में। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। जब किसी क्षारकीय पदार्थ का जलीय विलयन लिया जाता है, जैसे एक क्षारकीय उदाहरण है क्षारकीय पदार्थ का NaOH, जब इसको जल में घोला जाता है तो यह अपने आयनों Na+ और OH- में विभक्त हो जाता है। यहाँ पर उदाहरण और भी समझ लेते हैं। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आइए क्षारकों के गुणों को समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं क्षारकों का स्वाद कसैला या कड़वा होता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और इनका pH मान 7 से अधिक होता है। आइए अब जान लेते हैं क्षार क्या होते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें कहते हैं क्षार। उदाहरण है आपके सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सभी क्षारक जल में नहीं घुलते, कुछ ही क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और उन्हें ही हम कहते हैं क्षार। इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। आइए अब समझते हैं सूचकों के बारे में। वैसे तो हम विभिन्न भोज्य पदार्थों को चखकर ही उनमें अम्ल या उनके कसैले होने की जांच कर सकते हैं,
लेकिन प्रबल अम्लीय क्षार को चखना हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। यह शरीर के संपर्क में आने पर उसे जला देते हैं। ऐसी स्थिति में हम सूचकों का प्रयोग करते हैं। सूचक ऐसे रंजक हैं जो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति की सूचना देते हैं। सूचकों का रंग या गंध किसी अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। इनके नाम से ही इनके अर्थ स्पष्ट हैं। आइए समझते हैं प्राकृतिक सूचकों को। ऐसे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। यहाँ पर कुछ प्राकृतिक सूचकों के उदाहरण हैं: हल्दी, लिटमस। आपने अक्सर देखा होगा जब खाना हमारे कपड़ों पर गिर जाता है तो वहाँ पर एक पीला दाग लग जाता है। जब कपड़ों को धोया जाता है तो वह पीले दाग लाल भूरे रंग के हो जाते हैं। दरअसल साबुन क्षारकीय गुण रखता है। क्षारकों के कारण हल्दी का रंग पीले से लाल हो जाता है, जबकि अम्लीय पदार्थ हल्दी पर डाला जाए तो उसका रंग अपरिवर्तित रहता है, यानी पीला ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हल्दी का अपना रंग पीला ही होता है। ठीक, इसी प्रकार नीले लिटमस पेपर पर जब अम्लीय पदार्थ डाला जाता है तो वह लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पेपर पर जब किसी क्षारक को गिराया जाता है तो वह नीला हो जाता है। आइए चित्र से इसे समझते हैं। यहाँ पर लाल और नीले लिटमस पेपर दर्शाए गए हैं। नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डाले जाने पर यह लाल हो जा रहा है, और लाल लिटमस पेपर को क्षार में डुबोने पर यह नीला हो जाता है। लिटमस पेपर क्या है? लिटमस बैंगनी रंग का रंजक होता है जो लिचिन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारकों की जांच करने के लिए लिटमस पेपर का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। आइए अब समझते हैं कृत्रिम या संश्लेषित सूचकों के बारे में। जैसा नाम से स्पष्ट है, ऐसे सूचक जिन्हें कृत्रिम तौर पर यानी रासायनिक रूप से प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, उन्हें कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहा जाता है। 2 कृत्रिम या संश्लेषित सूचक हैं, फिनोल्फ्थेलीन और मेथिल ऑरेंज। फिनोल्फ्थेलीन अम्लीय माध्यम में अपरिवर्तित रहता है, जबकि क्षारकीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारकीय माध्यम में पीला हो जाता है। आइए अब समझते हैं गंधीय सूचकों के बारे में। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए प्याज का रस, लौंग का तेल और वेनिला। प्याज का रस अम्लीय माध्यम में तीक्ष्ण गंध देता है, जबकि क्षारकों में डालने पर इस पर कोई गंध नहीं आती। इसी प्रकार लौंग के तेल को जब अम्ल में डाला जाता है तो वह अपरिवर्तित रहता है, जबकि क्षारकीय माध्यम में उसमें कोई गंध महसूस नहीं होती। वेनिला, ये आइसक्रीम वाला वेनिला ही है। वेनिला अम्लीय माध्यम में अपरिवर्तित रहता है, जबकि क्षारकीय माध्यम में इसमें कोई गंध नहीं आती। अब आगे स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणों के बारे में। सबसे पहले समझ लेते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ पर अम्ल है H2SO4 और एक धातु ली है हमने जिंक। जिंक पर जब अम्ल की क्रिया कराई जाती है, H2SO4 की क्रिया कराई जाती है, तो यह क्योंकि अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन से जिंक, तो इसलिए यह हाइड्रोजन को विस्थापित कर लेता है और बनाता है जिंक सल्फेट, जो कि एक लवण है, और साथ में हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस ही प्राप्त हुई है। इसका परीक्षण आइए एक प्रयोग से समझते हैं। यहाँ पर एक स्टैंड से परख नली बंधी हुई है, जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया है और साथ ही एक दानेदार जिंक का टुकड़ा डाला गया है। जब इन दोनों की इस परख नली में क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। इस परख नली में कॉर्क लगी है और कॉर्क पर ही एक प्रवाह नली फिट कर दी गई है, जिससे ये हाइड्रोजन गैस इस प्रवाह नली की सहायता से इस साबुन के घोल में आ जाती हैं।
साबुन के बुलबुले हाइड्रोजन गैस से भर जाते हैं और जब इन बुलबुलों के नज़दीक माचिस की तीली या कोई मोमबत्ती लाई जाती है तो वो फटफट की आवाज़ के साथ जलने लगती है। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील गैस है जिससे वह मोमबत्ती के संपर्क में आने से जल उठती है। यही इस बात का संकेत है कि जो गैस में प्राप्त हुई है ये हाइड्रोजन गैस है। अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है, आइए समझते हैं। जब अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनते हैं। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया हमने और साथ में धातु कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट लिया है Na2CO3। जब इन दोनों की क्रिया कराई जाती है तो हमें लवण प्राप्त होता है। यहाँ पर Na है और इधर 2Cl है, 2Na2 है, तो ये बन गया 2NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 और साथ ही में जल बनता है। अब इस अभिक्रिया में उत्पादित जो गैस है वो CO2 ही है। इसका परीक्षण हम आइए एक प्रयोग से समझते हैं। हमने एक परख नली ली है जिसे स्टैंड पर लगा दिया गया है। इस परख नली में हम धातु कार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और साथ ही में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है। जब इन दोनों की क्रिया होती है परस्पर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसे हम एक प्रवाह नली द्वारा एक दूसरी परख नली पर ले जाते हैं। इस परख नली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है, चूने का पानी होता है यहाँ पर। तो जैसे ही ये उत्पादित गैस CO2 ही है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? CO2 को जब चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह दूधिया हो जाता है। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में ये गैस आती है CO2, ये पानी दूधिया हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट के सफ़ेद अवक्षय प्राप्त होंगे, साथ ही में जल बनेगा। ठीक है, तो यह परीक्षण हो गया कि प्राप्त गैस जो है CO2 ही है। अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करके भी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। उदाहरण से इसे समझते हैं। यहाँ पर धातु बाइकार्बोनेट है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। हम इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो NaHCO3 की जब HCl यानी अम्ल से क्रिया होती है तो बनता है अम्ल यानी NaCl, साथ ही बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस बनता है जल। ठीक, इस प्रकार हमने जाना कि धातु के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की जब अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है। आइए अब जान लेते हैं कि अम्ल और क्षारकों की परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। अम्ल और क्षारकों की क्रिया कराने पर लवण तथा जल बनते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों विपरीत प्रकृति के हैं और एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण और जल बनाते हैं। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, इससे क्रिया कराई जाती है तो बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि साधारण नमक का सूत्र है। हम इसी नमक का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं और साथ में बनता है जल यानी H2O। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसे आपको याद करना चाहिए। ये क्या होता है जब अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और धातु ऑक्साइड हमने लिया कॉपर ऑक्साइड CuO। जब इनकी आपस में क्रिया कराई जाती है तो बनता है CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड और प्लस बनता है जल। आइए अब क्षारकों के रासायनिक गुणों को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। जब क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। एक एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है जो धातु जिंक से क्रिया करता है तो बनता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर सोडियम जिंकेट एक लवण है। क्षारकों के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया को समझते हैं।
क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। हमने एक क्षारक लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये अधात्विक ऑक्साइड CO2 कार्बन क्योंकि एक अधातु है CO2 से क्रिया कराई तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक लवण है और साथ में जल। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारकों का क्या होता है, आइए जानते हैं। जलीय विलयन में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रहते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O+ से दर्शाया जाता है। हाइड्रोजन आयन H+ जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाता है और साथ ही Cl- यानी ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन। जलीय विलयन में क्षारक OH- आयन देते हैं। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है जो जलीय विलयन में अपने आयनों Na+ और OH- में टूट जाता है। जल के साथ अम्ल या क्षारक मिलाते हुए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए समझते हैं। अम्ल को सदैव धीरे धीरे और जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। कभी भी सांद्र अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा बनती है जिससे जो परख नली या बीकर है जिसमें हम यह अभिक्रिया कर रहे हैं वो फट भी सकता है और हम जल भी सकते हैं। अम्ल तथा क्षारकों की प्रकृति संक्षारक होती है, इसलिए हमें इन्हें छूने या चखने से बचना चाहिए। जल में अम्ल तथा क्षारक मिलाने पर उनमें उपस्थित आयनों की सांद्रता में कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक बीकर है, इसमें जल भरा है और एक दूसरा बीकर है, इसमें अम्ल भरा है। जब हम इस जल को इस बीकर में डालते हैं तो ये स्थिति हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर बहुत अधिक जल में बहुत थोड़ा अम्ल है, तो प्रति एकांक आयतन में जो अम्ल की मात्रा होगी वो बहुत ही अल्प होगी, यानी कि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयनों की जो सांद्रता है, जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रति एकांक आयतन में, वो बहुत कम हो जाएगा। इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं डायलूशन या तनुकरण। आइए अब अम्ल तथा क्षारकों की प्रबलता के बारे में जानते हैं। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता उसमें उपस्थित आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। आइए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। यहाँ पर दो फिगर हैं आपके पास। इसमें प्रति एकांक आयतन में अम्ल या क्षारकों के आयनों की मात्रा अधिक है, जबकि इसमें कम आयन प्रति एकांक आयतन में दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये अम्ल इससे अधिक प्रबल है। अम्लों की या क्षारकों की प्रबलता एक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात की जाती है। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है और किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। यहाँ पर सार्वत्रिक सूचक दर्शाया गया है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसे pH स्केल कहते हैं। pH स्केल में सामान्यतः 0 से 14 तक अंक होते हैं। हम 0 से 14 तक के pH मान को इस स्केल से ज्ञात कर सकते हैं। नीचे दिए गए इस स्केल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता परिवर्तन के साथ pH के डिफरेंस को समझाया गया है। यहाँ पर 0 नंबर है और इधर 14, बीच में 7। 7 से जैसे ही हम 0 की तरफ बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, जबकि दाहिने तरफ जैसे जैसे 14 तक जाते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती जाती है। ठीक इसके विपरीत 7 से 14 तक जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है और 7 से बाईं ओर यानी 0 की तरफ जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कम होती जाती है। यानी जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो pH मान कम होगा, यानी 0 की ओर बढ़ेगा, और जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी तो pH मान क्रमशः बढ़ता जाएगा।
ठीक इसके विपरीत हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ती है तो पीएच मान भी बढ़ता है, और जब हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कम होती है तो पीएच मान भी घटता है। इस पीएच स्केल से समझते हैं 7 पर वो पदार्थ होंगे जो उदासीन होंगे, यानी जो न तो अम्लीय गुण रखते हैं और न ही क्षारीय। 7 से 0 की तरफ बढ़ने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, इसलिए पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती जाती है। यानी जिन पदार्थों का पीएच मान 0 या 1 के आसपास होगा वो अधिक अम्लीय होंगे, और 0 से 6 और 7 की तरफ पदार्थों की अम्लीयता क्रमशः घटती जाएगी। ठीक इसके विपरीत 7 से जब हम दाहिनी ओर बढ़ते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ती है और पदार्थों की क्षारकीय प्रकृति बढ़ती जाती है, यानी कि 14 की ओर प्रबल क्षार आएंगे। जिन पदार्थों की प्रकृति या जिन पदार्थों का पीएच मान 8, 9 या 7 के बीच में होगा ये कम प्रबल क्षार होंगे। इसी प्रकार जो पदार्थ 0 या 1 पीएच मान वाले होंगे उनकी प्रकृति प्रबल अम्लीय होगी, जबकि जिनके पीएच मान 5 से 7 के बीच में होंगे वो कम अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे। अतः हम पीएच मान के आधार पर कह सकते हैं कि अगर पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय प्रकृति के होंगे, अगर 7 के बराबर है तो वह उदासीन होंगे। जल उदासीन होता है, न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है। इसके विपरीत जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एक पदार्थ का पीएच मान 13 है, बताइए वह अम्लीय है या क्षारीय, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। हम समझ ही गए हैं कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, लेकिन आइए इनकी परिभाषा जान लेते हैं। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, जबकि कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्लों को दुर्बल अम्ल कहेंगे। इसी प्रकार अधिक संख्या में OH- आयन उत्पन्न करने वाले क्षारक प्रबल क्षारक कहलाते हैं, जबकि कम संख्या में OH- आयन उत्पन्न करने वाले क्षारक दुर्बल क्षारक कहे जाएंगे। दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच मान के बीच काम करता है। हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर हमारे दंत क्षय होने लगता है, यानी दांत टूटकर गलने लगते हैं। वैसे तो आपने सुना होगा कि दांत का इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, लेकिन जब हमारे मुंह में ब्रश न करने की वजह से या और भी कोई रीज़न्स होते हैं अम्लीयता बढ़ने लगती है तो क्या होता है, मुंह का पीएच मान गिर जाता है और हमारे दांत गलने लगते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच मान में कमी आ जाती है और ऐसी नदी में जलीय जीवों का जीवन कठिन हो जाता है। अच्छी फसल के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की, यहाँ पे पीएच भी है, ठीक है, पीएच परास की आवश्यकता होती है। मतलब अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग पीएच मान की आवश्यकता होती है, तब वो अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। आइए अब एक ऐसे पौधे के बारे में जानते हैं जिसके डंक से हमें मधुमक्खी के डंक जैसा दर्द अनुभव होता है। न सिर्फ खाद्य पदार्थों में बल्कि मधुमक्खी या चींटी के डंक में भी अम्ल होते हैं। इसी प्रकार एक शाकीय पौधा है नेटल, इसे जो पर्वतीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है, इसे वहाँ पर कंडाली नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी अम्ल पाया जाता है। कंडाली के पत्तों और तने में डंकनुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से हमें छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों में मेथनोइक एसिड होता है। कंडाली के पौधे के छू जाने से ये मेथनोइक एसिड हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमें भयंकर दर्द होता है। इस पौधे के छू जाने से दर्द 2-3 दिन तक बना रहता है। इसके असर को कम करने के लिए हम किसी क्षारकीय पदार्थ को वहाँ पर रगड़कर उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। दरअसल जिन क्षेत्रों में नेटल पाया जाता है, इसी के आसपास एक डाक नामक पौधा पाया जाता है जिसको रगड़ने पर नेटल के डंक से आराम मिलता है।
इस तरह से प्रकृति हमें स्वयं ही उदासीनीकरण के विकल्प देती है, या यूँ कह सकते हैं कि प्रकृति स्वयं ही उपचार के ऑप्शंस भी हमें उपलब्ध कराती है। आशा है ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।